विश्वम्भर दयाल सहायक आचार्य रामनगर राष्ट्रीय करने वाले रिपब्लिक। आज हम जापान के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसका निर्माण प्राय देश की जनता के द्वारा या एक संविधान वास्तविक सभा के द्वारा किया जाता है और जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। लेकिन संविधान लिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। अगर उस देश की जनता की इतनी अधिक योग्य, शिक्षित और समझदार होती है तो स्वयं संविधान का निर्माण कर सकती है। लेकिन सामान्य जनता से कानून बनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना जो संविधान होता है उसी के अनुसार देश के शासन का संचालन किया जाता है। देश का सर्वोच्च कानून होता है। कोई व्यक्ति किस पद पे काम करता है, चाहे वह राष्ट्रपति पद पर काम करता है, चाहे प्रधानमंत्री पद पर काम करता है, किसी के द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अर्थात वहाँ पर विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है, कानून सर्वोपरि होती है। आइए आज हम जापान के संविधान की सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। 3 मई 1947 में जापान में जिस संविधान को लागू किया गया उसे सोवियत संविधान के नाम से भी जाना जाता है, सोवियत संविधान कहा जाता है। इस नए संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं। पहली बात करते हैं लिखित और संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान कहने का यह है कि वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, जो संप्रभु राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्रों का अपना एक संविधान होता है जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। लेकिन संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। वर्तमान समय के ब्रिटेन का एक ऐसा संविधान है जो आज लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होता है, जिसको लिपिबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का तो विकास हुआ है, उसका निर्माण नहीं हुआ। इसे डॉक्टर मुनरो कहा है कि ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, नहीं कह सकते। लेकिन जापान के संविधान का विधिवत रूप से उसे निर्मित किया गया है। जापान के संविधान में केवल 11 अध्याय हैं और 103 अनुच्छेद पाए जाते हैं। कहने वाले प्रत्येक अध्याय में इस प्रकार की बात का बता मिलता है कि सम्राट के क्या अधिकार होंगे, नागरिक के क्या अधिकार होंगे। इसका भी बहुत सारे जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, सब प्रकार की बात का जापान की नई संविधान में जिसमें 11 अध्याय का उल्लेख मिलता है। कहने में यह था कि वैसे तो जापान का जो संविधान है अमेरिकी संविधान से बहुत अधिक प्रभावित माना जाता है, क्योंकि अमेरिकी अधिकार के द्वारा जापान के संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन इसमें केवल 20 अध्याय बनाए गए हैं, 20 प्रश्नों में होते हैं। कहने वाला यह है कि जापान का संविधान है जो लगभग 20 प्रश्नों में लिखा गया है, जिसको किसी भी व्यक्ति के द्वारा लगभग 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार से भारत का संविधान है, कनाडा का संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, चाइना का संविधान है, फ्रांस का संविधान है, इन संविधान के भी तुलना प्रदान किया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान की भांति जापान का संविधान भी संक्षिप्त संविधान माना जा सकता है। यद्यपि विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान होने का संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान दिया जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के मात्र 7 अनुच्छेद पाए जाते हैं, जबकि जापानी संविधान में 103 अनुच्छेद पाए जाते हैं। अमेरिका का संविधान 10-12 प्रश्नों में मुद्रित है, जिसमें लगभग 4000 शब्द पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग 20 प्रश्नों में मुद्रित है और 103 अनुच्छेद पाए जाते हैं। तो कहने वाला यह है कि आज जापान के संविधान में इसी प्रकार से विद्युत रूप से लिखित रूप में उपलब्ध होता है और वह अमेरिकी संविधान का संविधान माना जा सकता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब यह है संविधान में संशोधन करने की पद्धति क्या है। संविधान में संशोधन करने की पद्धति क्या है? 2 प्रकार के संविधान होते हैं। नंबर 1, जिन संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न किसी प्रकार को करने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने वाले है कि देश की जो पार्लियामेंट होती है, देश की जो संसद होती है, जो व्यवस्थापिका होती है, उसके द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ही संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं। अर्थात उसे संविधान में चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, संशोधन करने के लिए किसी दूसरे प्रकार की प्रक्रिया को करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार के संविधान लचीले संशोधन कराते हैं। लेकिन जिन संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से किसी दूसरी भिन्न प्रकार का करने की आवश्यकता होती है, अर्थात सामान्य कानून बनाने की जो विधि होती है, जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसके आधार से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, उसके लिए दूसरी पद्धति को अपनाया जाता है। इस प्रकार के समस्त संशोधन कराते हैं
वे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, कठोर संविधान कहलाते हैं। जिस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन में अंतर पाया जाता है। उसी प्रकार से जापान का संविधान भी सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया का संशोधित किया जा सकता है, अर्थात सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन प्रक्रिया में अंतर पाया जाता है। अमेरिकी संविधान की भांति जापान के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के दो चरण होते हैं। नंबर 1 संशोधन के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है अनुसंधान। संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान की भांति जापान की जो डाइट होती है, देश की जो व्यवस्था के तौर पर जो संशोधन होती है उसे डाइट के नाम से संबोधित किए जाते हैं। जापान की डाइट के दो शब्द होते हैं, प्रतिनिधि सभा और समाज सभा। जापान में संविधान में संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव जब तक पारित नहीं किया जाता है, किया नहीं जा सकता है, जब तक डाइट के दोनों सदनों के द्वारा दो सदस्य के बहुमत के तरफ से पारित नहीं कर दिया जाता है, तत्पश्चात उसे जनमत संग्रह के लिए लोक निर्णय के लिए जनता की राय जानने के लिए उसे जनता के पास भेजा जाता है। अब जनता के द्वारा उस लोक निर्णय में भाग लेने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत के आधार पर कुल जो मतदाता होते हैं, जिनका 2/3 मेजोरिटी जो मतदान प्रकार के लोक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनके 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो सम्राट के हस्ताक्षर से संविधान में संशोधन कर दिए जाते हैं। लेकिन जापान का संविधान एक ऐसा संविधान है, जब 3 मई 1947 को लागू किया गया, आज तक जापान संविधान में एक भी संशोधन नहीं हो पाया। तो कहने वाला यह है कि अमेरिकी संविधान की भांति जापान का संविधान भी कठोर संविधान माना जाता है, इसे कठोर संविधान से रखा जाता है। तो कहने वाला था कि बिना जनता की सहमति से, बिना जनता के समर्थन के संविधान किसी का कठोर संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस विशेषता की बात करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित संविधान। संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित संविधान कहने वाला यह है कि देश की जो व्यवस्थापिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, इनके पारस्परिक संबंध का दो प्रकार के संविधान कहलाते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कहने वाला यह है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वे व्यवस्थापिका में से जाते हैं और प्रत्येक विभाग का मंत्री होता है व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के प्रति और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। ब्रिटिश संविधान की भांति जापान के संविधान के द्वारा भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जापान का जो सम्राट होता है वह कार्यपालिका के उपचयन प्रधान होता है। देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान बने जाते हैं। अर्थात सम्राट को प्राप्त शक्ति होती है, अधिकार जो प्राप्त होता है, अधिकार का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। और देश की जो व्यवस्थापिका होती है, जो डाइट होती है, देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे समय से हटा सकते हैं। कहना यह है कि कार्यपालिका सदस्य तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें व्यवस्थापिका के सदस्यों के विश्वास का समर्थन प्राप्त रहता है। जैसे कोई भी मंत्रिमंडल संसद में अपना बहुमत खो देता है, विश्वास खो देता है, उसे आवश्यक ताकत देना ही होता है, देना ही होता है। तो ब्रिटिश संविधान की भांति जापान का नया जो संविधान है इसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। चौथी बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य पर आधारित संविधान। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। यद्यपि जापान के नए संविधान से पूर्व शिंटो धर्म राज्य के धर्म प्राप्त था, राज्य के धर्म से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन जब जापान विस्तार के लिए संविधान प्राप्त किए गए उसके बाद राज्य के द्वारा न तो किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन दिया जाता है, न किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जाता है, किसी धर्म विशेष का विरोध किया जाता है। इसलिए राज्य नागरिक साथ व्यवहार करते समय धर्म के आधार अंत्य करने का आधार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो आज जापान के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वे किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, किसी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन राज्य अपनी ओर से किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है। अर्थात राज्य के द्वारा नागरिकों को सुविधाएं देते समय, प्रदान करते समय, व्यवहार करते समय धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान की भांति जापान का जो संविधान है वह भी धर्मनिरपेक्ष राज्य पर आधारित संविधान माना जाता है। अगली विशेषता की बात करते हैं
युद्ध के परित्याग पर आधारित सिद्धांत, युद्ध के परित्याग पर आधारित सिद्धांत। कहने यह है कि जब 6 अगस्त 1845 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी क्षेत्रों पर जिस प्रकार से बमबारी की जाती है और जिस प्रकार से जापान को पराजित किया जाता है, तो इस प्रकार की जो बमबारी की जाती है उसे भारी मात्रा में अपार जनधन की हानि होती है। इस नए संविधान के माध्यम से यह घोषणा की गई है कि हम जापान के लोग न्याय और व्यवस्था पर आधारित शांति स्थापित करने के लिए हम बहुत आकांक्षी हैं, अर्थात किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिसके लेकर के विश्व शांति व्यवस्था के लिए कोई खतरा उत्पन्न हो और किसी प्रकार का तनाव हो। इस प्रकार की युद्ध की व्यवस्था को, इस प्रकार के अपार जनधन की जो हानि समान होती है उनको सदा सदा के लिए टाल दिया गया है। कहने लगी है कि पहली बार इस प्रकार के सिद्धांत के माध्यम से युद्ध का परित्याग करने की घोषणा की गई है। अगली बात करते हैं एकात्मक शासन आधारित सिद्धांत। यद्यपि शासन की सभी शक्तियों को जापान की डायरेक्ट नहीं कर दिया गया है, लेकिन ब्रिटिश संसद की भांति जापान की डायरेक्ट संपर्क नहीं होती है। फिर भी इकाई राज्य के जो क्षेत्राधिकार की बात आती है, इकाई राज्य का दर्शन होता है वो केंद्र सरकार के साथ डिपेंड करता है। केंद्र की सरकार निश्चय करती है, निर्णय लेती है इकाई राज्य को कौन सा अधिकार नहीं दिया, कौन सा अधिकार नहीं दिया। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से और राज्यों के मध्य की व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। बाकी विशेषताओं के बारे में कल बात करेंगे। धन्यवाद।